कैरियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये बायोलॉजी का 7वां चैप्टर जनन है, इस रिप्रोडक्शन जिसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। इससे पहले सभी चैप्टर अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप उसको निश्चित रूप से देखें। इससे आपको एक बेसिक जानकारी के साथ साथ आप एक अच्छा अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने सभी लेक्चर को अच्छे से देख रखा है तो निश्चित रूप से आप में जो है ज्ञान जरूर जो है बिल्डअप हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं कि जनन क्या होता है। तो सबसे पहले हम जनन के परिभाषा को देखेंगे। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है जनन कहलाता है। ठीक है, मतलब कोई भी जीव अपनी जनसंख्या में जब वृद्धि करता है तो वृद्धि करने की जो प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया के द्वारा करता है, उस प्रक्रिया का नाम जनन है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि उत्पन्न संतान, मतलब जनन की क्रिया से जो संतान उत्पन्न होता है पुनः परिपक्व होकर, मतलब फिर से बड़ा होकर वृद्धि और जनन करके फिर से नए संतान उत्पन्न करते हैं और आगे इस प्रकार की क्रिया चलती ही रहती है। और जनन की क्रिया जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। जैसे श्वसन की क्रिया के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, ठीक उसी प्रकार जनन की क्रिया जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। जनन से उत्पन्न संतति दिखने में तो समान हो सकते हैं, परंतु दिखने में समान तो होते हुए भी किसी न किसी रूप में वे अपने जनक से निश्चित रूप से भिन्न होते ही हैं। प्रत्येक जीव के कोशिका में केंद्रक होता है। केंद्रक में गुणसूत्र होता है जिसको क्रोमोसोम के नाम से जाना जाते हैं, जो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यह गुणसूत्र अनुवांशिक गुण का वाहक होता है। अनुवांशिक गुण का मतलब होगा जो आपके पिताजी में जो गुण है वही गुण आप में भी होगा, तो उस गुण को अनुवांशिक गुण कहते हैं। मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का जो संचरण होता है वो अनुवांशिक गुण कहलाता है। और जिसका वाहक कौन होता है? गुणसूत्र। और गुणसूत्र कहाँ होता है? केंद्रक में, और केंद्रक कोशिका में। मतलब शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता ही है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या देखा कि अनुवांशिक गुण का वाहक गुणसूत्र होता है। और यहाँ पे अब हम देखेंगे कि कोशिका विभाजन। अब देखिए हमारे शरीर में जो भी कोशिका विभाजन होती है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, 3 प्रकार के विभाजन, तो उसको हम आगे देखेंगे। विभाजन होकर एक नए जीव का निर्माण करता है। जनन की प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है, ये अर्थात इसका 2 प्रकार है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि अलैंगिक जनन क्या होता है, और इसके बारे में हम देखते हैं कि इससे अलैंगिक जनन जो होता है, इससे जो संतान उत्पन्न होता है उसका जो गुण होता है जनक के समान होता है। ठीक है, मतलब उनके माता पिता में जो गुण होगा ठीक वही गुण उसके संतान या संतति में भी होगा। संतान को ही संतति या संतति को ही संतान बोला जाता है। इसमें सिर्फ जीव का कोशिका भाग लेता है। मतलब क्या, यह आपके हाथ में भी हो सकता है, टांग में भी हो सकता है, आपके टांग में भी हो सकता है, पैर में भी हो सकता है। तो मतलब इसमें सिर्फ जीव का कोशिका भाग हो लेता है, युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु भाग नहीं लेता है। और कोशिका विभाजन भी एक जनन का ही प्रकार है। तो आप समझ सकते हैं कि अलैंगिक जनन में कोशिका भाग लेता है, न कि शुक्राणु, अंडाणु या युग्मक। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पे इसमें समसूत्री या असमसूत्री, यहाँ पे असमसूत्री विभाजन लिखा हुआ है। और अलैंगिक जनन में होता क्या है कि ये बहुत ही तीव्र गति से होता है, और इससे जो संतान उत्पन्न होती है उसकी संख्या बहुत ही अधिक होती है। तीव्र गति से अधिक संख्या में यह अपनी संतान का उत्पन्न करता है। यह होता कहाँ कहाँ है अलैंगिक जनन? यह निम्न कोटि के पौधे और जंतुओं में देखने को आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे जिसको डिसेचिन की ज़रूरत नहीं होती है। जितने भी निम्न कोटि के पौधा वगैरह है और एक कोशिकीय जीव जो भी हैं उसमें अलैंगिक जनन ही देखने को मिल सकते हैं। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें कुछ प्रकार को यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि एक विखंडन होता है। विखंडन सबसे पहले देखेंगे एक कोशिकीय जीव में, फिर देखेंगे बहुकोशिकीय जीव में। विखंडन नाम से ही आपको स्पष्ट, मतलब विखंड, टुकड़ा टुकड़ा हो जाना। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ये सबसे पहले एक कोशिकीय निम्न जीव में होता है, जैसे जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, शैवाल और युगलिना वगैरह में क्या होता है, एक कोशिकीय मतलब विखंडन होता है। और ये विखंडन जो है 2 प्रकार के होते हैं, दोहरी विखंडन या बाइनरी विखंडन, और मल्टीपल विखंडन यानी बहुविखंडन। अब हम इस दोनों प्रकार को सबसे पहले देख लेंगे। ये दोहरी या बाइनरी विखंडन या बाइनरी फिजन क्या होता है? जब एक शरीर से, जैसे कि दोहरी मतलब 2, यहाँ नाम से स्पष्ट है, मतलब एक शरीर से 2 नए संतान का निर्माण जो जब होता है तो उस प्रकार का जो इस प्रकार से जो विखंडन होता है, तो उस विखंडन को हम यहाँ पे दोहरी विखंडन के नाम से जानते हैं। और ये विखंडन कहाँ देखने को मिल सकता है? सबसे पहले हम जीवाणु में, छोटे जीवाणु में, पैरामीशियम में, अमीबा में, यूग्लिनिया में, और यहाँ पे लिस्ट नहीं, ये ईस्ट में आप आसानी से देख सकते हैं। ये दोहरी विखंडन, अर्थात एक शरीर एक ही रहेगा, यही शरीर टूटकर क्या होगा, 2 नए जीव में अलग से बंटवारा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से
प्रक्रिया होकर दो विखंडन होता है। सबसे पहले जो होता है एक कोशिका जो है परिपक्व होता है, परिपक्व जैसे हो जाता है उसका समसूत्री या असमसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन का मतलब होता है कि दो बराबर भाग में बांट जाना, मतलब जितना ऊपर में क्रोमोसोम नीचा में भी उतना ही क्रोमोसोम, और समसूत्री का बराबर होता है, दोनों साइड में बराबर नहीं होना। क्या होता है कि सबसे पहले कोशिका परिपक्व होकर समसूत्री या असमसूत्री विभाजन के द्वारा दो बराबर संतान केंद्रक में विभक्त हो जाते हैं। जैसे ये एक बड़ा केंद्रक हो गया तो सबसे पहले दो बराबर केंद्रक में बंट जाएगा और दो समान भाग में विभक्त हो जाता है, जिससे दो संतति जीव उत्पन्न हो जाता है। और यही जब आगे होकर धीरे धीरे अपना पोषण करके बड़ा होता है तो यही दो बड़े जीव का रूप ले लेते हैं। तो वही बात यहाँ पे दर्शाया गया है। दोनों में अलग अलग केंद्रक होता है, मतलब दो जो जीव होते हैं ना, ऐसा नहीं कि दोनों में एक ही जीव एक केंद्रक कॉमन होता है, जी नहीं, दोनों में अलग अलग केंद्रक होता है तथा दोनों में अपना जो है आनुवांशिक गुण समान होता है। किसके समान? उनके जनक के समान। क्यों? क्योंकि ये अलैंगिक जनन है और अलैंगिक जनन में जो है पिता या जनक का जैसा गुण होता है हूबहू वही गुण उसके संतान में भी होता है। यहाँ पे विभिन्नताएं देखने को नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है दो अलग अलग डीएनए शामिल नहीं होता है, एक ही जीव के शरीर से इसका टुकड़ा में बढ़ जाता है। अब हम आगे इस बात को चर्चा करेंगे कि यहाँ पे लैंगिक और अलैंगिक में जो है अलग अलग क्यों होता है। ठीक है, वहाँ पे जब लैंगिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी जिसमें यहाँ पे एक अमीबा है। यहाँ पे अमीबा में द्विविखंडन के बारे में बताया जा रहा है। और जैसे पहले पिक्चर ये फुल अमीबा है, जैसे आप दूसरे पिक्चर में यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे अमीबा थोड़ा सा इसका जो केंद्रक ये बीच वाला पार्ट केंद्रक है थोड़ा बड़ा हो गया, तीसरा में और बड़ा हो गया और चौथा में दो अलग अलग रूप में जो है बट गया और फाइनली जो है ये दो विखंडन में बट गया और इसी को क्या बोलते हैं? दो विखंडन। तो इस पिक्चर को देख के आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से किस किस प्रक्रिया के द्वारा द्विविखंडन या होता है अमीबा में। इसी प्रकार पैरामीशियम और जीवाणु में भी होता है। फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं बहुविखंडन की तरफ। तो ये बहुविखंडन किस प्रकार से होता है सबसे पहले देखते हैं। एक शरीर से अनेक संतति का उत्पन्न होता है और ये कब होता है? जब आसपास का जो है परिस्थिति या वातावरण जीने लायक नहीं रह जाता है, अर्थात प्रतिकूल परिस्थिति होता है। जैसे कि हमको जितना ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उतना नहीं मिल पाता है, फिर भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार एक शरीर से अनेक संतति का उत्पन्न होता है और प्रतिकूल परिस्थिति में एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, मलेरिया परजीवी सबसे पहले करता क्या है कि ये उसके शरीर के चारों ओर एक जो है कड़ी भित्ति बनाता है, जिसके अंदर केंद्रक जो है बार बार जो है विभक्त होकर जो है संतति का निर्माण करते हैं, जो आगे चलकर अलग अलग केंद्रक में बट जाते हैं और विभाजन के बाद जो उसका जनक होता है पूर्णतः गायब हो जाता है। मतलब जिसमें विखंडन की शुरुआत हुआ है उसका जनक कोशिका पूर्णतः गायब हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ उसके संतति बचे रह जाते हैं। तो इसको भी हम एक पिक्चर से यहाँ पे देख रहे थे। यहाँ पे ये है बहुविखंडन के बारे में। ये एक मूल कोशिका ये अपने चारों साइड क्या किया? सबसे पहले कड़ी भित्ति का निर्माण किया। कड़ी भित्ति के बाद अब देखिए यहाँ पे इसके जो है कोशिका विभाजन शुरू हो गया, धीरे धीरे बढ़ रहा है, फाइनली यहाँ पे बड़ा हो गया। और ये जो मूल था इसके जनक तो ये थे, इससे ये हुआ, इससे ये हुआ और फाइनली में ये सारे बच्चे तो बन गया और ये यहाँ पे ये जो है इसका जनक पूर्णतः गायब हो गया। तो इस चीज़ को आप फिर से एक बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, सोच सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट जो है विखंडन के बारे में, मुकुलन के बारे में बताएंगे कि ये मुकुलन या बडिंग क्या होता है। जनक शरीर के सतह से धीरे धीरे कलियां फूटता है, मतलब यहाँ पे कोई एक जीवाणु या वगैरह कुछ भी है तो इसके शरीर में एक कलियां इस टाइप से फूट गया और यही कलियां धीरे धीरे आगे चलकर नए जीव का जो है निर्माण करता है। तो इसी के बारे में देखेंगे कि सबसे पहले एक कोशिकीय जीव में किस प्रकार से होता है। एक कोशिकीय जीव विभाजित होकर दो केंद्रक में विभाजित होता है, जिसमें एक तो मूल शरीर में मतलब जो उसका माँ बाप होता है वो रह जाता है और दूसरा से नई जीव का निर्माण होता है, जैसे कि ईस्ट। अब यहाँ पे देखिए बहुविखंडन बहुकोशिकीय जीव में मुकुलन कैसे होता है। हेड्रा स्पंज सबसे पहले क्या होता है, अपने शरीर पे एक छोटा उभार लाता है जो धीरे धीरे बड़े होकर नए जीव का निर्माण लेता है। और यहाँ पे हम ईस्ट में सबसे पहले क्या देखते हैं कि विखंडन। सबसे पहले ये ईस्ट का फुल सेल है, यहाँ पे देख रहे हैं कि देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा बढ़ गया और यहाँ पे बीच में एक थोड़ा सा बाइसेक्ट कर लिया और फाइनली यहाँ पे 3-4 अपना जो है अलग चेन जो है बर्ड्स का बना लिया है। और इस प्रकार से जो है मुकुलन होता है जीवों में। अब पुनर्जनन क्या होता है, यहाँ पे देखिए जब जीव का शरीर किसी प्राकृतिक या कृत्रिम कारण से दो या दो से अधिक भाग में विभक्त हो जाता है तो उस प्रकार के प्रक्रिया को हम पुनर्जनन कहते हैं। पुनर्जनन जो है स्पाइरोगोरा और प्लेनोरिया में होता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे ये प्लेनोरिया है। यहाँ से देखिए किसी न किसी कारण से 3 पार्ट में बढ़ चुके हैं, यहाँ से 3 पार्ट में और फाइनली यहाँ पे एक जीव का रूप ले चुके हैं।
अब ये था जीव में, छोटे छोटे जीवों में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि पौधा में किस प्रकार से कायिक प्रवर्धन वगैरह होता है। तो देखिए, सबसे पहले प्रक्रिया को समझने का कोशिश कीजिए कि पौधे का कोई भी शरीर या कोई भी भाग, जैसे जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, अलग होकर, मतलब मूल पौधा से अलग होकर जब नए पौधे या नए जीव का निर्माण कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। जैसे पौधा का कोई भी भाग हो, जड़, तना, पत्ती खाली अलग होना चाहिए। अब यहाँ पे इसमें बना पौधा अपने जनक के समान होता है, मतलब इससे जो पौधा बनते हैं ना, वो अपने जनक के समान, कुछ भी उसमें अंतर देखने को आपको नहीं मिल सकता है। यहाँ पे देखिए, जैसे कुछ पौधे हैं, अंगूर, गुलाब, नींबू और आलू के पौधे को देख सकते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर हमने लिया है जो आप आसानी से पहचान सकते हैं। क्या है? आलू का पौधा है जिसमें अंकुरित रूप में आलू जब हम अपने खेतों में रोपते हैं तो इस प्रकार से आपको वहाँ पे देखने पे मिल सकता है। और ये आलू में किस प्रकार से कायिक प्रवर्धन होता है, जब इस आलू को हम काट भी देते हैं, आधा को इस साइड रोपते हैं, आधा को इस साइड, फिर भी एक पूर्ण पौधा का रूप ले लेता है और इससे हम बहुत सारे आलू प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, उत्तक संवर्धन क्या होता है। ये कायिक प्रवर्धन आपने आसानी से समझ लिया होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। अब कृत्रिम क्या होता है? कृत्रिम, जब ये तो प्राकृतिक रूप से हो गया, जब कृत्रिम आप या मनुष्य पौधे को काट देता है, कहीं से भी काट देता है, और जो उसको जितना ताप या पोषक तत्व का जरूरत होता है उपयुक्त ताप और पोषक तत्व में रखकर नए पौधा का जिससे निर्माण होता है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है उत्तक संवर्धन। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दो चीज़ का पौधा, ये जो है गुलाब का कली है, सॉरी गुलाब का जो है तना है, और यहाँ पे जो देख रहे हैं इसको आप जानते होंगे, ये आपका गन्ना है। ठीक है, तो इस दोनों में जो है उत्तक संवर्धन बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि एक गुलाब को कहीं से भी आप तोड़ लीजिए, मिट्टी में कहीं भी डाल दीजिए, तो वो जो है सो पौधा निश्चित रूप से लग लेता है और वहाँ पे हमको फूल कुछ दिनों में बाद खिलते हुए नज़र आता है। तो वही बात होता है गन्ना में भी। तो ये था हमारा अलैंगिक जनन का पूरा खेल। अब हम बढ़ते हैं लैंगिक जनन की ओर। यदि आपको लग रहा होगा कि फास्ट, तो आप निश्चित रूप से वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना बार हो सके देखें। और वीडियो ज़्यादा लंबा तो थोड़ा सा हो ही गया है, नहीं तो हम लैंगिक जनन को फिर बाद में करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।